उसको क्लास में हमने वेव्स की टाइप्स को डिस्कस किया कि देयर आर टू टाइप ऑफ वेव, ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फिर उसके कुछ टर्म्स को, कंडीशन टर्म्स को डिस्कस किया, जैसे मैं एम्पलीट्यूड था, वेवलेंथ था, वेव फ्रंट था, उसके साथ साथ आपके पास क्रेस्ट, थ्रफ, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। फ्रीक्वेंसी को भी हमने डिस्कस किया, डिफिनीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कर ली थी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। और टाइम पीरियड को भी डिस्कस कर लिया था, जिसमें टाइम पीरियड का मतलब होता है आपका टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट वन वेव को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो अब हम स्पीड का रिलेशन बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी और स्पीड का एक रिलेशन है जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ द वेव और इक्वेशन। तो वो जो रिलेशन है वो क्या है आपके पास, वो है द स्पीड ऑफ अ वेव इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by any point on the way is 1 second. The speed of the wave can be calculated by using this equation. Speed is equals to frequency multiplied by lambda. Mean frequency into wavelength जो है ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्पीड है वेव्स के लिए। अब देखो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला होता है। तो अगर इसी को मैं लिख दूं डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 1/टाइम पीरियड, तो क्या 1/टी या डी अपॉन टी और डी मल्टीप्लाई बाय 1/टी, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं कि नहीं? क्या मैं डी अपॉन टी को ऐसे लिख सकता हूं, डी इंटू 1/टी? एक आप जगह v जो डी अपॉन एफ है और एक है डी। दोबारा लिख रहा हूं, दोबारा से सुनो। मैंने कहा, मैंने एक फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी है, यानी स्पीड का इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। जी। अच्छा, अब जरा इस d अपॉन टी को देखो, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, d मल्टीप्लाई बाय 1/टी? क्या लिख सकता हूं? यानी ये d इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, d1 से d अपॉन टी वही आ जाएगा आपके पास वापिस। जी सर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये d है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब हो गया अगर मैं वन वेव के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो v इज इक्वल टू, अगर वन वेव का कह रहा हूं तो वन वेव का डिस्टेंस जो होता है वो होता है वेवलेंथ, और 1/टी जो होता है वो ये रहा फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आ गई फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फॉर्मूला बना है वो इस वजह से बना हुआ है, ठीक है, कि v इज इक्वल टू वेव लेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ये इसलिए बना है क्योंकि ये जो v इज इक्वल टू लैम्डा फ्रीक्वेंसी है, ये भी d/टी ही है बेसिकली। क्लियर हो गई बात? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। अच्छा, तो चलो जनाब आगे चलते हैं इसी का। अब हमारे पास वेवलेंथ, ये सॉरी स्पीड हमने कर ली। एक क्वेश्चन है हमारे पास, डायग्राम बिलो शोज, नीचे डायग्राम शो कर रही है आपके पास, हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर वेव वेरी विद टाइम, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 0.8 सेंटीमीटर। नीचे डायग्राम शो की गई है, इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शो किया गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इसमें देखो वेव जो है वो यहां से स्टार्ट हुई, यूं गई यहां तक आई, ये वन वेव कंप्लीट हो गई पहली चीज। अब ये यहां से यहां ऊपर तक गई है, टू गई है, तो ये टू एम्पलीट्यूड है, 2 मिलीमीटर इसका एम्पलीट्यूड है। यहां से यहां तक भी देखो टू ही है, तो ये एम्पलीट्यूड है इसका। अब आपसे कह रहे हैं वेव लेंथ उसने दे दी है, वेव लेंथ उसने कितनी दी है, 8.0 सेंटीमीटर, जो उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें दे दी है। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो रहा है। अब देखो वेव यहां से स्टार्ट हुई, यहां पर आके एंड हो गई,
ये क्या टाइम है? टाइम क्या है? 0.5 जी, 0। यानी टाइम पीरियड हो गया है आपके पास 0.50 सेकेंड, क्योंकि एक वेव कंप्लीट हुई है 0.5 सेकेंड में, तो ये हो गया टाइम पीरियड आपके पास। यहां बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब जरा गौर से देखो, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। इसमें 1 सेकेंड देखो कहां है, ये रहा 1 सेकेंड यहां है। अब 1 सेकेंड में देखो कितनी वेव्स कंप्लीट हुई हैं। 1 सेकेंड में कितनी वेव्स कंप्लीट हुई हैं मेरा बच्चा? सर 3, 2, 2, 2। हुई हैं। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो हो गई है वो हो गई है 2 हर्ट्ज। बात समझ आ गई? देखो डायग्राम से ही जी फ्रीक्वेंसी भी आ गई, टाइम पीरियड भी आ गया मेरे पास। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? अब वो आपसे नेक्स्ट इसमें कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? स्टेट द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड तो यहां से ये हो गया, कितना है एम्पलीट्यूड, कितना है एम्पलीट्यूड को? सर। जी 2, बेटा। 2। जी 2 मिलीमीटर्स। मिलीमीटर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, यहां पे देखो ये मिलीमीटर लिखा हुआ है। तो 2 मिलीमीटर एम्पलीट्यूड हो गया। क्या हो गया? 2 मिलीमीटर आंसर आ गया मेरे पास। डन हो गई बात। जी अब उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि भाई कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ऑलरेडी यहां से मैंने निकाल ली है। अगर वो कहता कि स्टेट द फ्रीक्वेंसी, क्या कहता? स्टेट द फ्रीक्वेंसी, तो मैं डायरेक्टली उसको लिख के दे देता कि जी 2 हर्ट्ज है, क्योंकि वो यहां पर डायग्राम पे ही शो हो रही है। उसने कहा है कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब फॉर्मूला लगा के बन निकालो। तो फॉर्मूला मैंने लगाया एफ इज इक्वल टू 1/t। टी क्या है? टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड मेरे पास यहां पर मौजूद है, वो है 0.5 सेकेंड। तो मैंने पुट कर दिया 1/0.5 सेकेंड, उससे भी मेरे पास 2 हर्ट्ज ही आएगा। तो आंसर आ गया 2 हर्ट्ज। क्लियर हो गई? जी मेरा बेटा क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब देखो आगे क्या, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। अब स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला है लैम्डा फ्रीक्वेंसी। अब लैम्डा उसने दिया हुआ सेंटीमीटर्स में, तो आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हो। लेकिन अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालनी है, तो फिर आपको इसको मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है और हर्ट्ज जो है वो सेकंड्स में आपने लिया है। तो इसीलिए आपको इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.8 को आप मीटर में कन्वर्ट करो तो 8/100 कर दो, तो ये आ जाएगा 0.08 मीटर। तो यहां पुट हो जाएगा 0.08 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 2 है। तो 2 8 16, यानी 0.16 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया बेटा? जी ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो मैंने एक तो ये कर दिया कि मीटर पर सेकंड में आंसर आपको दे दिया। एक यहां मैंने कैलकुलेट किया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड में भी। यानी मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 ही है, मैंने 2 पुट की, और 8 ही पुट किया जो उसने मुझे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो जब मल्टीप्लाई किया तो 16, ये आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड। और मैंने यहां पर इस दूसरे जगह कैलकुलेट किया हुआ है क्या चीज? मीटर पर सेकंड में। तो दोनों में आप आंसर दे सकते हो, जिसमें आपको आसान लगे उसमें आंसर दे देना। अगर उसने रिक्वायर्ड किया हुआ है कि मीटर पर सेकंड में दो, तो फिर तो मीटर पर सेकंड में ही देना पड़ेगा। अगर उसने रिक्वायर्ड किया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही देना पड़ेगा आपको।
अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो अपनी मर्जी से आप दोनों में से कोई एक पे दे सकते हो। क्लियर हो गई बात? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ। अच्छा, इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर लो बेटा। जी सर करें। हो गया हमारे पास कि आपने ये एग्जाम्पल कर ली इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, मैं आगे चलता हूं। इसमें आगे अब आपके पास आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 2। एक दूसरी एग्जाम्पल है, द रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑन अ वेव लेंथ ऑफ 250 मीटर। वेव लेंथ दे दिए 250 मीटर। द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर स्पीड भी दे दिया। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है मेरे भाई। तो जब आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो वही फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू लैम्डा फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास आ जाए लैम्डा कितना है, 250 है। फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है, स्पीड 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ है। ये 250 यहां आ जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ डिवाइड बाय 250 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। तो आंसर हर्ट्ज में आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पर एक चीज याद रखना, अगर ये वेव लेंथ मुझे सेंटीमीटर या मीटर में दी गई जाती, या यहां स्पीड मीटर या सेंटीमीटर में दी जाती, तो याद रखना फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज इक्वल होता है सेकंड के। समझ आ गई ना? हर्ट्ज में देखो 1/टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड सेकंड में होता है। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको स्पीड को मीटर पर सेकंड में और वेव लेंथ को मीटर में लाना जरूरी होता है। ठीक हो गया ना? यानी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए दोनों, आपकी स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए और वेव लेंथ भी मीटर पर सेकंड में ही होनी चाहिए। अब यहां मैं इनको डिवाइड कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा जो भी होगा। तो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 250 इज इक्वल टू 1200,000 हर्ट्ज। ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गई बात? या हम 100,000 थाउजेंड्स को हम किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो नीचे मैंने 1200 किलो हर्ट्ज लिखा हुआ। क्लियर है? जी बेटा, कोई जी। प्रॉब्लम इसमें? नो। अच्छा, अब आ गया रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या है? सबसे पहले तो रिपल टैंक के बारे में सुन लो। रिपल टैंक एक ऐसा टैंक है, ये नीचे पिक्चर देखो, ये पिक्चर आपके सामने आई है। ये एक टैंक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम वेव्स की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और उसके अंदर जो आपका इंटरफेरेंस हो रहा होता है तो उसको देख सकते हैं। तो रिपल टैंक जो है वो ग्लास बॉटम टैंक को कहते हैं। मीन एक टेबल है, उसके अंदर जगह बनाई जाती है, उसके अंदर नीचे ग्लास फिट किया जाता है ताकि हमें नीचे उसका शेडो मिल सके। तो देखो ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसके ग्लास बॉटम टैंक है। तो रिपल टैंक इज अ शैलो glass bottom tank containing small amount of water, a light shining toward downward through the water cast shadow of the ripple of the floor below, showing by the pattern of that they make। अब देखो क्या होता है, यहां पर आपके पास पानी मौजूद है, इस जगह पे ये सारा पानी है। ये वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए मोटर लगाई गई है। ये क्या करता है, अप डाउन करता रहता है, अप डाउन होता रहता है, तो ये इस वेव वाटर को डिस्टर्ब करता है। अब यहां पर ये बल्ब लगाया गया, बल्ब से क्या आती है, लाइट आती है, और इसका जो शेडो होता है वो यहां नीचे बन रहा होता है। ठीक हो गया? अब जब नीचे नीचे जो जी। शेडो बन रहा होता है उसमें स्ट्रेट लाइंस बनती हैं या इस तरह सर्कुलर लाइन बनती हैं। तो ये जो लाइन बन रही होती है ये वेव फ्रंट बनती है नीचे। अब फर्ज करो आपके पास सेम ये टैंक पड़ा हुआ है, इसमें हमने यहां से वेव्स प्रोड्यूस की, तो यूं जा रही है वेव्स। लेकिन इसके सामने अगर मैं यहाँ बैरियर रख देता हूं तो फिर क्या होगा, जब इससे टकराएगी तो टकराने के बाद वापस जाएंगी। इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स।
चलो आगे पढ़ते हैं इसमें, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये रिपल टैंक क्लियर हुआ बेटा? डायग्राम क्लियर हो गई रिपल टैंक की? जी। अच्छा, इसकी डायग्राम पहले आती थी, अब नहीं आती आपके पास बनाने को, ठीक है? पहले इसका स्ट्रक्चर बनाने को आता था, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए, लेकिन अब डायग्राम कैंसिल कर दी गई, डायग्राम नहीं आती आपके पास। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? One way to make a ripple of the surface of the water in a ripple tank is to have a wooden bar that just touch the surface of the water. The bar vibrate up and down at the steady rate, यानी constantly rate से वो up and down होगी, तो constant speed से wave produce होंगी. This send equal straight ripple cross the surface of the water, show like that. इस तरह नीचे आपका जो शेडो बनेगा वो इस तरह बनेगा उसमें, कि भाई ये यहाँ पर देखो, ये जो है ये ब्राउन जो नजर आ रहा है आपको, ये वो क्या है आपके पास? ये वो वुडन बार है, और उससे क्या हो रहा है? उससे वो स्टेडी स्पीड के साथ, स्टेडी रेट के साथ अप एंड डाउन हो रहा है। तो स्टेडी स्पीड अप एंड डाउन हो रहा है, तो देखो ये जो वेव्स बन रही हैं आपकी इक्वल डिस्टेंस पे आपके पास स्ट्रेट लाइंस बनी जा रही हैं। तो ये जो है ये सारी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं आपके पास। क्लियर हो गई बात? जी मेरा बेटा। जी सर। अच्छा, अब क्या स्पेशल डिपर भी यूज किया जा सकता है, कैन प्रोड्यूस अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ रिपल। द डिपर just touch the surface of water as it's vibrate up and down। यानी डिपर को भी हम टच कर सकते हैं बीच में, मीनी कोई ऐसा कोई पॉइंट ले जो उसको टच करे। डिपर का मतलब होता है हिट करे, वाटर को बार बार हिट कर रहा हो। तो जब बार बार हिट करता है दो पोजीशन पे, तो देखो ये डिपर्स है, तो इससे जो है वो इस तरह राउंड राउंड सर्कुलेशन में हमारे पास क्या होंगी? प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि वो एक जगह टच कर रहा है। जो इससे पहले वाली डायग्राम थी उसको जरा देखो, तो ये फुल पूरे सरफेस को टच कर रहा था यहां से लेकर यहां तक। बट अभी जो है वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रहा है। तो जब एक पॉइंट को टच किया जाएगा, मतलब अब सिर्फ वो इस पॉइंट को टच कर, तो जहां टच करेगा तो सर्कुलर मोशन ही प्रोड्यूस होगी आपके पास। ठीक हो गया? तो अब क्या है? अब वो कह जी। रहे हैं अगर मेरे पास वुडन बार से मैं करूं तो भी कर सकता हूं, वुडन बार नहीं हो तो डिपर को यूज करते हुए करूं तो भी इस तरह मेरे पास प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर हो गया? जी सर। Ripple tank can also be used to demonstrate the reflection एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द वाटर वेव। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लिए भी इसको हम यूज करते हैं, इंटरफेरेंस के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन पहले हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स। रिफ्लेक्शन कैसे होती है? रिफ्लेक्शन का हमें पता है, हमने लाइट में भी पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ को किसको कहते हैं? बाउंस बैक होने को कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर वेव कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द पुटिंग metal barrier on one side of the ripple tank when the straight ripple, जो आपके पास रिपल का मतलब है जो वेव्स आ रही हैं, स्ट्राइक द फ्लैट सरफेस ऑफ द बैरियर, द रिपल बाउंस ऑफ, यानी रिफ्लेक्ट बैक होंगी एज शो इन द बिलो। The ripple are reflected by the metal's barrier so that angle of incident is equal to the angle of reflection। जैसे आपके पास ये डायग्राम बन रही है, देखो इसमें क्या हो रहा है? आ रही है लाइट, आके टकराने के बाद वापस जाएंगी। मतलब क्या हुआ है? देखो ये जो रेज है ये आ रही है, ये सामने हमने उसके बैरियर रख दिया। अब बैरियर क्या कर रहा है? बैरियर जो है वो उससे जैसे ही ये रेज आ रही है, हिट हो रही है, वेव्स हिट होने के बाद रिफ्रैक्ट हो रही है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होंगी? इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। और इसमें ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। पहले ही हमने डेफिनेशन कर रही थी कि स्ट्रेट लाइन जो ये है वेव फ्रंट। तो दो वेव फ्रंट के बीच का ये डिस्टेंस जो है ये क्या कहलाता है? ये वेव लेंथ कहलाता है। तो जब रिफ्लेक्शन होगी तो उसके वेव लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जिस वेव लेंथ से आ रही है उसी वेव लेंथ से वो क्या होंगी? वो रिफ्लेक्ट होंगी। क्लियर हो गई बात? जी सर। तो अब आपसे कह रहे हैं द लाइन इन द डायग्राम शो बिलो आर कॉल्ड वेव फ्रंट। द सेपरेशन ऑफ द वेव फ्रंट इज इक्वल टू द वेव लेंथ ऑफ द रिपल। ये ऑलरेडी हम पहले बता चुका हूं। ये वेव फ्रंट की डेफिनेशन है जो कल भी लिखवाई थी आपको। लाइन ज्वाइनिंग
पॉइंट ऑफ सेम फेज इट्स कॉल्ड वेवलेंथ, या सिंपली हम इसको कह सकते हैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑल द क्रिस्ट और थ्रफ इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। यहां तक क्लियर हो गया बच्चा? जी सर। अच्छा, अब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, यानी refraction of the water waves can be demonstrated by immersing the glass plate into the ripple tank। मीन एक ग्लास तो उसमें ऑलरेडी मौजूद है, ग्लास बॉटम टैंक है, एक ग्लास हम और रख देते हैं ब्लॉक, ताकि क्या हो जाए, डार्कनेस आ जाए। तो जब डार्कनेस आएगी तो आपके पास रिफ्लेक्शन होगी। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, रिपल टैंक टू मेक द वाटर शैलोअर इन दैट पार्ट ऑफ द टैंक, यानी जिस जिस जगह आप क्या करोगे, ग्लास प्लेट को रखोगे, वो शैलो वाटर बन जाएगा वहां पे। ठीक है, when the straight ripple produced by the tank move from the deep region to shallow region, क्योंकि जहां ग्लास प्लेट नहीं होगी वो डीप रीजन होगा, और जहां ग्लास प्लेट आप रखोगे वो शैलो रीजन हो जाएगा। इज इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रिपल, तो वहां पर क्या होगा, आपके रिपल का जो वेव्स की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, इसको हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। जैसे ये है, देखो यहां पर ये गौर से देखो, तो यहां पर इन्होंने, यहां पर ये जो डार्क नजर आ रहा है आपको ये वाला, यहां ग्लास प्लेट रख दी है, और यहां पर ग्लास प्लेट नहीं है, देखो इस जगह पर ग्लास प्लेट नहीं है। अब क्या हुआ, जब रिपल्स आ रहे हैं तो इधर देखो, इधर इसकी जो वेव लेंथ है वो चेंज है, लेकिन जैसे ये इधर से गुजरेगा तो यहां पर देखो इसकी वेव लेंथ भी चेंज है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई है। तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब इसकी जो वेव्स बनती है वो कैसे बनती है, वो कुछ यूं बनाई जाती है आपके पास इस किस्म में, कि जब आपकी वेव्स आ रही होती हैं इस तरह वेव फ्रंट स्ट्रेट आती हैं, जैसे ही वो दूसरे रीजन में एंटर होंगी वो क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन के साथ साथ उसके वेव फ्रंट का डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, मीन वेव लेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो जब भी आपका वेव जो होगी वो क्या करेगी, वो डीप वाटर से शैलो वाटर में इंटर होगी, तो वेव लेंथ कम हो जाएगा। वेव लेंथ क्यों कम हुआ, क्योंकि स्पीड कम हो गई, और जब वो डीप वाटर में इंटर होगी तो वेव लेंथ ज्यादा हो जाएगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ये दिखाया गया सेकंड डायग्राम में, दिखाया गया इसी को ऊपर से, ये तो नीचे दिखाया गया कि नीचे कैसे नजर आएगा आपको, ये वाली डायग्राम नीचे कैसे नजर आएगी। ये दिखाया गया कि वाटर वेव्स ऐसे आ रही होंगी, देखो यहां पर प्लेट नहीं है, ये प्लेट पड़ी हुई है, ग्लास शीट पड़ी हुई है। अब यहां पर जो बनेगा वो ये वाला पोर्शन बनेगा पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन यहां पर बन रहा है, और जैसे ही वो इधर इंटर हो रही है, यहां से ये वेव इंटर हो रही है, तो डायरेक्टली वो इस पोर्शन में डायरेक्ट आ जाएगा, तो वो इस तरह की वेव्स बनेंगी आपके पास। तो देखो पहले इस डायरेक्शन में आ रही थी, अब इस डायरेक्शन में कन्वर्ट होगी, तो डायरेक्शन चेंज कर दी, तो चेंज इन डायरेक्शन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स हैं जो आपकी रिपल टैंक में क्या होती है, डेमोस्ट्रेट की जा सकती है। क्लियर हो गया बेटा? When the wave is traveling from deep region to shallow region, it's reflect because the speed of the wave decreased. So the wavelength of the wave also decreased, but the frequency of the wave remain constant. तो देखो वेव लेंथ डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या है, रिमेन कांस्टेंट है। तो ये बात याद रखना, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यूज में भी आता है कि क्या चीज रिमेन कांस्टेंट रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, वेव लेंथ डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज्ड। क्लियर हो गई बात? जी सर। क्लियर हुआ ये? और टॉपिक आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस किसको कहते हैं, जब दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, मीन आपस में क्या होती है, मिलती हैं। मतलब एक वेव ये आ रही है, दूसरी वेव ये आ रही है, ये आपस में मिलती हैं। तो जब ये मिलती हैं तो इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं इसको, इंटरफेरेंस कहा इंटर जाता है।
अब तो सर इंटरफेरेंस, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है मिलना, दो वेव्स का आपस में मिलना। अब इंटरफेरेंस जो है वो दो किस्म का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि जब आपकी दो वेव्स मिले तो उससे बड़ी वेव प्रोड्यूस हो। वो कब होगी? जब इसका क्रिस्ट इसके क्रिस्ट के साथ, ए और बी वेव्स है, क्रिस्ट क्रिस्ट के साथ और थ्रफ थ्रफ के साथ मिलेगा, तो तब एक बड़ी वेव्स प्रोड्यूस होगी। वेव्स क्या होगी? बड़ी वेव्स प्रोड्यूस होगी। तो इस किस्म के इंटरफेरेंस को, जिसमें वेव्स मिले और बड़ी वेव प्रोड्यूस हो, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और फिर अगर ऐसा ऐसा इंटरफेरेंस हो रहा है कि ए का क्रिस्ट बी के थ्रफ के साथ मिल रहा है और ए का थ्रफ जो है वो बी के क्रिस्ट के साथ मिल रहा है, तो उस टाइम ये जो इंटरफेरेंस है, ये वेव्स खत्म हो जाती है। इसको हम स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं और ये वेव कहलाती है डिसकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। यानी ये स्टेशनरी वेव्स बन जाती है। वेव तो है लेकिन स्टेशनरी होती है, उसमें वो अप डाउन नहीं हो रही होती, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हो पाती। ठीक हो गया? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? हमारा वेव्स का टॉपिक खत्म हो गया बेटा, ठीक है, वेव्स का टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे।